दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज बात करते हैं जेन जी की। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल, यहाँ दोनों जगह पे जेन जी का आंदोलन हुआ। बांग्लादेश में सरकार बदल गई, नेपाल में भी सरकार बदल गई, बांग्लादेश भिखारी बन गया, नेपाल में अराजकता फैल गई। नेपाल की अराजकता को देख करके बांग्लादेश में सरकार बदली, उसको देख करके हमारे यहाँ भी जो जैन जी हैं और उनके साथ जो अर्बन नक्सल हैं, दिमागी नक्सल हैं, उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया और ये धमकी देने लग गए कि हम भारत को भी नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे। ये उनकी सोच थी। अच्छा, फिर उसी समय क्या हुआ, नेपाल की जेन जी एक अलग मोड में आ गई। नेपाल की जेन जी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन करने लग गई। वहाँ पे तोड़ फोड़ आगजनी शुरू हो गई, मुसलमानों को वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। ये सब देख करके यहाँ का जेन जी, यहाँ के अर्बन नक्सली, यहाँ के अवसरवादी, ये सारे लोग चुपचाप हो गए, शांत हो गए। जंतर मंतर पे जो अरविंद केजरीवाल इसको भारत को नेपाल बनाने की धमकी दे रहा था, जो राहुल गांधी भारत को नेपाल बनाने की धमकी दे रहा था, वो सभी गायब हो गए। बोस्टन से कुछ छात्र आए थे, मैं सीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं आज इंसानों की बात कर रहा हूँ। जो वहाँ से भी छात्र आए थे वो भी धमकी दे रहे थे, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। वो सब के सब नेपाल की बदलती स्थिति को देखते हुए सब चुपचाप हो गए, सब शांत हो गए। ठीक है, अपने यहाँ पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक भाजपा सरकार की बहुत बड़ा फेलियर था। भाजपा क्या कोई भी सरकार हो, पेपर लीक की एक पूरी श्रृंखला है। उठा के आप देखेंगे तो पेपर लीक की एक पूरी श्रृंखला है। और कोई भी सरकार हो, अगर जिस किसी की भी सरकार में पेपर लीक हो रहा है या इस तरह का कोई कुछ भी धांधली हो रही है, तो वो छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, उनके अभिभावकों के साथ अन्याय है। यहाँ तक आंदोलन सही था, यहाँ तक आंदोलन सही था, लेकिन जैसे उसमें टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हुई, छात्रों ने उसका विरोध नहीं किया। छात्रों ने अरविंद केजरीवाल को ये नहीं कहा कि आप भारत को नेपाल कैसे बना देंगे। इससे जेन जी की मंशा पे सवाल उठता है। इससे लगता है कि उनका आंदोलन जो नीट और पेपर लीक को लेकर के है, वो सिर्फ एक दिखावा है। उनका लक्ष्य कुछ और है, उनका टारगेट कुछ और है। अच्छा, इसमें एक घटना और घटी, आपने देखा होगा। जंतर मंतर पे जो सचमुच देखने पे जेन जी लगते थे, छोटी छोटी बच्चियाँ और कुछ महिलाएं, बच्चे, जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, माँ बहन की गालियां तक दे रहे थे। उनके पेरेंट्स सुनते होंगे, टीवी में देखते होंगे, हमारा बच्चा ऐसे ऐसे हमारे गालियां दे रहा है, वो क्या सोचते होंगे। एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध सूझबूझ वाला माँ बाप कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अगर बच्चे इस तरह की भाषा बोलते हैं तो ऐसे बच्चे, ऐसी संतान बिना संतान ही सही। हम लोग भी थे, गलती से घर में हैं या स्कूल में हैं या बाहर कहीं भी हैं, अगर गलती से मुंह से कोई अभद्र भाषा निकल जाती थी, किसी गाली गलौज निकल गई, तो चारों तरफ देखते थे कि कोई किसी ने सुना तो नहीं, कोई जानने वालों ने सुना तो नहीं, कोई माँ घर में निकल गया तो माँ बाप ने सुना तो नहीं, भाई बहन ने सुना तो नहीं। ये डर होती थी। ये डर इसलिए नहीं कि हमारे पिताजी बहुत मारेंगे, ये डर होती थी हमें जो संस्कार मिले, जो शिक्षा मिली, उसका डर होता था। ये जो लोग इस तरह से गालियां दे रहे हैं, इस तरह से अभद्र भाषा बोल रहे हैं, उनको डर नहीं है, उनको बिल्कुल डर नहीं है। यहाँ पे भी जेन जी की मंशा पे सवाल उठता है। यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर उनका आंदोलन किस बात के लिए है। गाली देना
और इस तरह से देश को गाली देना, सबको गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, ये किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। अभी हाल में क्या हुआ, एक महिला जो जेनजी बोलती है, वो डबल जेनजी है, उसकी उम्र 45 साल है, वो लद्दाख घूमने गई, जिस तरह से सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है, सुरक्षा बलों को बोल रही है कि तुम्हारी सैलरी मेरे टैक्स से पैसे से जाती है। सुरक्षा बल देश की सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, वो खुद टैक्स भरते हैं, वो जेनजी हैं। 18 साल की उम्र में लोग आर्मी में भर्ती होना, 18 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है भर्ती होना, वो जेनजी हैं। जेनजी, ये सारी समस्या की जड़ कहाँ है आप समझिए। जेनजी शब्द कहाँ से आया? ये हमारा ये इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं, ये भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कारों में ये है नहीं। ये यूएस और यूरोप से आया। वहाँ पे क्या होता था, जैसे जैसे कोरोना हमारे यहाँ बाहर से आया, वैसे ही जेनजी शब्द भी वहाँ से आया। वहाँ पे क्या होता था, पहले माँ बाप शादी के कुछ ही साल बाद, उनकी शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकती थी, बच्चे थोड़ा बड़े हुए छोड़ देते थे, जाओ अपना देखो। पति पत्नी अलग हो गए, बाप कहीं और गया जाके शादी कर लिया, उसकी माँ कहीं और जाके शादी कर ली। वो अपने जीवन में 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, बच्चा पैदा होते जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। वो सारे लावारिस बच्चे होते थे। बाद में वही जेनजी बनते थे, जेन अल्फा बनते थे, जेन बीटा बनते थे, जेन गामा बनते थे, वही बच्चे। वो किसी को गाली दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, न उनके माँ हैं, न उनके बाप हैं, न उनके भाई हैं, न उनके बहन हैं। उनके आंखों में शर्म नहीं होती। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ माँ है, बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, बुआ हैं, सब पूरा सारे रिश्ते भरे पड़े। अपने यहाँ रिश्ते की अहमियत है, आंखों में शर्म है उसकी। उनके यहाँ कुछ नहीं है। ये जेनजी का कंसेप्ट भारत के कल्चर में कोई स्थान नहीं है, भारत की संस्कृति में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और जेनजी का अभी आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी आईआईटी दिल्ली में दीक्षांत समारोह में गए थे। आप इनकी फोटो देखिए, ये हैं जेनजी। इन जेनजी में और जंतर मंतर वाले जेनजी में आप तुलना करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, उन देशों ने अपने नागरिकों को जितने अधिकार दिए, उससे ज़्यादा अधिकार भारत सरकार में भारतीय नागरिकों को दे रखा है, हमारे संविधान में दे रखा है। इतना अन्य देशों में नहीं है। उसका सम्मान करिए। जिम्मेदारी का आप बोलते हैं हमारा अधिकार है। अभी वो महिला, वो डबल जेनजी, वो लद्दाख में बोल रही थी कि हमारा अधिकार है। अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी होती है, और जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा तो अधिकार का उपयोग करना भी आ जाएगा। लोकतंत्र बड़ी खूबसूरत चीज़ है, गॉड गिफ्टेड है। इसको बरकरार रखें। एक जेनजी की चाइना में भी हैं लोग, डिक्टेटरशिप चलता है। वहाँ के जेनजी की बात करूं, 4 जून 1989 को तियानमेन चौक पर 10,000 से ज़्यादा छात्रों को बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से कुचल दिया गया था। वहाँ की सरकार ने कुचल दिया था। वो भी जेनजी थे। मैं वहाँ से अपने छात्रों की तुलना नहीं कर रहा, यहाँ के यूथ की मैं तुलना नहीं कर रहा। मैं जेनजी नहीं बोलता, मैं यूथ बोल रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के यूथ की तुलना तियानमेन चौक में मारे गए छात्रों से नहीं कर रहा हूँ। चाइना में जो कुछ हुआ उन छात्रों के साथ में, मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। कल एक और जेनजी पर बात करेंगे, ईरान की जेनजी पे कल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।